हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई थी पार्ट बी की। पार्ट ए में भी हमने टॉपिक वाइज बहुत कुछ कवर कर लिया था। आपका लगभग जो कार्बोहाइड्रेट वसा और उसकी वर्गीकरण था उस तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे आगे पार्ट ए के जितने भी बचे टॉपिक थे उसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे। आपको उससे एक बेस मिल जाएगा, फिर आप उसको अपने अनुसार डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर पार्ट ए को। पार्ट ए में हम टैक्सोनॉमी से देखेंगे। बेशक हमने टैक्सोनॉमी पार्ट बी में भी करी है। तो देखते हैं प्रजाति की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। प्रजाति वर्गीकरण विज्ञान की सबसे बुनियादी और व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण इकाई है। जॉन रे ने सबसे पहले प्रजाति शब्द का परिचय दिया था, लेकिन आधुनिक बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का प्रतिपादन अर्नेस्ट मेयर द्वारा 1942 में किया गया था। मेयर के अनुसार प्रजाति आपस में अंतः प्रजनन इंटरब्रीडिंग करने वाले प्राकृतिक जीवों की समष्टियों पॉपुलेशन का एक समूह है जो अन्य ऐसे समूहों से जनन रूप से पृथक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। प्रजातियों की प्रमुख संकल्पनाएं इस प्रकार है। आकारिकी संकल्पनाएं, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, यह जीवों की बाह्य बनावट और शारीरिक लक्षणों पर आधारित है। जैविक संकल्पना, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, यह जनन क्षमता और अंतः प्रजनन पर आधारित है। पशुधन और कृषि विज्ञान में इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि नस्ल सुधार और संकरण तकनीकें इस पर टिकी है। विकासीय संकल्पना, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट, यह एक साझा पूर्वज और एकल विकासात्मक वंशावली पर बल देती है। ठीक है, The species is the fundamental and functional unit of biological classification. While John Ray introduced the term, the modern biological species concept was formulated by Ernst Mayr in 1942. According to Mayr, species are group of actual or potentially interbreeding natural population which are reproductively isolated from other such groups. Key species concept. Morphological species concept defines a species based on shared physical and structural characteristics. Biological species concept emphasizes reproductive isolation and genetic compatibility, which is crucial in livestock breeding and genetic selection. Evolutionary species concept focuses on a single lineage of ancestor descended पॉपुलेशन मेंटेनिंग इट्स आइडेंटिटी फ्रॉम अदर lineages। ठीक है, फिर हम देखेंगे नामकरण और लीनियाई पदानुक्रम। ये भी हमने पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ा था, फिर भी देख लेते हैं, रिवीजन ही मान लीजिए। ठीक है, द्विपद नामकरण प्रणाली, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस प्रणाली का विकास कैरोलस लीनियस द्वारा अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम 1753 और सिस्टेमा नेचुरी 1758 में किया गया था। इस नियम के तहत प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला वंश जिसे हमने जीनस कहा, और दूसरा जाति संकेत पद जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। जैसे आम का नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ मैंजीफेरा वंश जीनस है और इंडिका उसकी जाति स्पीसीज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लीनियाई पदानुक्रम, लीनियाई हायरार्की। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए लीनियस ने एक निश्चित अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार किया, जिसमें 7 अनिवार्य श्रेणियां ऑब्लिगेट कैटेगरीज शामिल हैं। जगत किंगडम, संघ भाग फाइलम डिवीजन, फिर आता है वर्ग, फिर गण ऑर्डर, फिर कुल फैमिली, फिर वंश जीनस, फिर जाति स्पीसीज। ठीक है, The universal system was institutionalized by Carolus Linnaeus. Every scientific name consists of two parts: generic name genus, which starts with a capital letter, and the specific epithet species, written in lowercase, both italicized and in print or underlined when handwritten. ठीक है, और लीनियाई हायरार्की क्या थी? अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंटेनिंग 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर: किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फिर हम देखेंगे वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली। हमको पता है R.H. विटेकर ने ये दी थी, इससे पहले भी हमने इसे देखा था। वर्ष 1969 में R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसके वर्गीकरण के 5 प्रमुख आधार थे:
कोशिका संरचना की जटिलता जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ गए, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, स्वपोषी परपोषी, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन्होंने 5 क्या क्या बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार पे मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक था और बाकी सब क्या थे, यूकैरियोटिक थे। कोशिका भित्ति मोनेरा में गैर सेल्यूलोसिक यानी पेप्टिडोग्लाइकेन थी, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित थी, कवक में उपस्थित थी और काइटिन युक्त थी, प्लांटी में भी उपस्थित थी कोशिका भित्ति, लेकिन वो कैसी थी, सेल्यूलोज युक्त थी, और एनिमेलिया में अनुपस्थित थी। पोषण की विधियां कैसी थी, मोनेरा में स्वपोषी और परपोषी पोषण होता था, प्रोटिस्टा में भी सेम होता था, और कवक आपका परपोषी मृतोपश्री, ठीक है, और परजीवी होता था, और प्लांटी आपका स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी होता था। एनिमेलिया में परपोषी, ठीक है, प्राणीसम होलोजोइक न्यूट्रिशन होता था। और उदाहरण की बात करें, मोनेरा आपका बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा अमीबा पैरामीशियम डाइस्टम्स, और फंगी के उदाहरण हैं यीस्ट पेनिसिलियम मशरूम, प्लांटी के हैं शैवाल ब्रायोफाइटा और आपका क्या है आवृतबीजी, और एनिमेलिया के हैं आपके पशु और मानव और कीट। ठीक है, proposed by R.H. Whittaker 1969, this system categorized all living organisms into 5 kingdoms based on cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. Cell wall composition is a critical differentiator such as chitin in fungi and peptidoglycan in Monera. आवृतबीजी कुल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली। पशुधन के चारे और कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आवृतबीजी कुलों का विवरण निम्नवत है। पहला है आपका ब्रेसिकेशी, इसको हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। इसमें सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मूली शामिल है, ठीक है, कौमा मूली शामिल है। ठीक है, इनमें चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनमस पुंकेश्वर और क्रूसी रूप दलपुंज क्रूसीफॉर्म कोरोला पाए जाते हैं। फैबेसी लेग्यूमिनस भी कहते हैं इसको, ठीक है, लेग्यूमिनोसी भी कह सकते हो आप। दलहली फसलों का कुल, चना, अरहर, मटर, बरसीम इसमें आते हैं। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारे जैसे बरसीम अल्फाल्का का यह मुख्य स्रोत है। फिर है कुकुरबिटेसी, कद्दू वर्गीय फसलें, लौकी, खीरा, तरबूज, इनमें प्रतान टेंड्रिल्स पाए जाते हैं और पुष्प एकलिंगीय होते हैं। ठीक है, सोलेनेसी आलू का कुल, आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ऑब्लिक्यू ओवरी होती है यानी तिरछा अंडाशय होता है, और फूला हुआ जरायु सोलन प्लेसेंटा मुख्य लक्षण है। ठीक है, फिर है पोएसी, घास और इसको ग्रैमिनी भी कहते हैं, घास और खाद्यान्न कुल, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जई। ठीक है, यह पशुधन के सूखे एवं हरे चारे फॉडर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें फल जो है कैरियोप्सिस प्रकार का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए है वो तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी इस वीडियो की, लेकिन आपको अगर पार्ट ए में जितनी भी फैमिली है उसको डिटेल विथ आपका इमेज, उसके फ्लोरल फार्मूला सारी चीज़ें चाहिए तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, और परचेज के लिए आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसका नंबर यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हो तो वहाँ भी मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के बायो में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा चैनल है उसके बायो में भी मिल जाएगा, जिसमें ये सारी फैमिली आपकी क्या है डिटेल में बताई गई है। 65 पेज की PDF आपकी होगी, लेकिन सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगी। ठीक है, उसके बाद है आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म फैमिलीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन generating animal fodder and agriculture output. Fabaceae legume family, pea, clover, berseem, crucial for animal nutrition due to high protein content facilitated by symbiotic rhizobium root nodules. Poaceae grass family, wheat, maize, oats, napier grass, the backbone of dairy fodder industry, providing carbohydrates and roughage through Caryopsis bearing crops. Brachiaceae mustard family with cruciform petals and tetradynamous stamens. Oil cakes, खली are vital livestock feed. फिर है पादप रूपरेखा एवं शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जड़, तना, पत्ती और पुष्पक्रम की शारीरिक संरचना।
एक बीजपत्री मोनोकॉट बनाम द्विबीजपत्री डाइकॉट। द्विबीजपत्री में मूसलाधार टैप रूट और संवहनीय बंडल वस्कुलर बंडल दी आदिदारुक से सट आदिदारुक डायरेक्ट टू हेक्साक होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में अपस्थानिक झगड़ा जड़ एडवेंटाइटस फाइब्रस रूट और बहु आदिदारुक पॉलियाक संवहनी बंडल होते हैं। तना स्टेम द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडल वाले रिंग में व्यवस्थित होते हैं और कैम्बियम उपस्थित होने के कारण द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक बीजपत्री में संवहनी बंडल बिखरे हुए स्कैटर्ड होते हैं और कैम्बियम अनुपस्थित होता है। पत्ती द्विबीजपत्री में पृष्ठाधारी डॉर्सी वेंट्रल पत्ती और जालिकावत सिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक बीजपत्री में समद्वि पार्श्विक आइसोबाइलेटरल पत्ती और समानांतर सिराविन्यास पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर है आपका प्रकाश संश्लेषण और जल अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, यह एक उपचयन अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होकर O2 निकलती है और CO2 का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है। यह 2 चरणों में होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड झिल्ली में होती है जहां ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली ETS और फोटोफॉस्फोराइलेशन शामिल है। अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। C3 पौधों में पहला स्थिर उत्पाद 3PGA होता है, जबकि C4 पौधों में यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA होता है। फिर है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह पौधों में रस आरोहण एसेंट ऑफ सैप के लिए उत्तरदायी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपिरेशन पुल पैदा करता है। ठीक है, photosynthesis converts solar energy into chemical energy with chloroplast. The light reaction happens in the thylakoid's membranes yielding ATP and NADPH via the electron transport system ETS and photophosphorylation. The dark reaction Calvin cycle fixes CO2 in the stoma using Rubisco. In C4 plants, PEP carboxylase fixes carbon to form oxoacetic acid, ensuring high efficiency under drought condition, a trait typical of premium tropical fodder crops like Napier and maize. H2O light reaction thylakoids ATP plus NADPH, dark reaction stroma carbon dioxide fixation C6H12O6। ठीक है, फिर है पादप प्रजनन एवं पर्यावरण प्रदूषण। पुष्पीय पादपों में यौन प्रजनन, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, यह आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का एक अनूठा और विशिष्ट लक्षण है जिसकी खोज नवासिन, ये इंपोर्टेंट बन जाता है, ने की थी। इसमें 2 क्रियाएं होती है, सत्य निषेचन जिसे हम सिंगेमी कहते हैं, एक नर युग्मक N प्लस अंड कोशिका N, ये दोनों मिलके 2N यानी जायगोट युग्मनज बनाते हैं जो आगे चलकर भ्रूण इम्ब्रियो बनता है। और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, दूसरा नर युग्मक N और द्वितीय केंद्रक 2N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी 3N जो त्रिगुणित भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी एंडोस्पर्म का काम क्या है, इम्ब्रियो को क्या देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, जो बीजों की अंकुरण क्षमता वायबिलिटी के लिए आवश्यक है। असंजनन क्या होता है, एपोमिक्सिस, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना असंजनन कहलाता है। यह हाइब्रिड बीजों के गुणों को बनाए रखने में क्रांतिकारी तकनीक है। ठीक है, discovered by Navashin, this unique angiospermic mechanism involves syngamy forming a 2N zygote and triple fusion, one sperm nuclei fusing with the 2N secondary nucleus to produce a triploid 3N endosperm. The endosperm serves as a critical reservoir of nutrition for the growing embryo. Apomixis refers to the seed production without fertilization, allowing genetic clones of parental lines to bypass segregation in hybrid crop breeding.
ठीक है। फिर है पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी है, इसे हमने यूनिट 9 में अच्छे से क्लियर किया है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों जैसे डीडीटी पारा की सांद्रता पर लगातार बढ़ना, यह दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य और उनके दूध की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। फिर है सुपोषण पोषक अधिभार यूट्रोफिकेशन, जलाशयों में फॉस्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल प्रष्टुपन एल्गल ब्लूम होना, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ कम हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है। और हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में बोरानी किस्मों हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के उपयोग से खाद्यान्न और चारे के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और नाइट्रोजन साइकिल, वायुमंडलीय N2 का पौधों के उपयोग हेतु अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलने और पुनः डीनाइट्रिफिकेशन द्वारा गैस में बदलने की चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है। जो भी हमारे सारे साइकिल थे वो हमने यूनिट 9 में अच्छे से क्लियर किए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक हैवी मेटल्स और organochlorines across ascending trophic levels, creating several health hazards in livestock through contaminated fodder. Eutrophication, excessive nutrition enrichment, nitrates, phosphates causing dense algal blooms, depleting dissolved oxygen and resulting in aquatic death zones. तो यूट्रोफिकेशन तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। क्या है? एक्सेसिव न्यूट्रिशंस इनरिच नाइट्रेट फॉस्फेट, यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे एल्गल ब्लूम बढ़ जाता है। एल्गल ब्लूम बढ़ेगा यानी शैवाल की मात्रा बढ़ेगी, तो वो ऑक्सीजन वहाँ की जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको अपने रेस्पिरेशन कर लेगा, मान लीजिए, यानी खुद यूज कर लेगा। तो उससे क्या होगा? एक्वेटिक जो है वहाँ रहने वाले उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रोबियल प्रोसेस कंप्राइजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम एजेटोबैक्टर, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोसोमास नाइट्रोबैक्टर एंड डीनाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास, कंट्रोलिंग नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी इन पास्चुराइज्ड सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए के बचे टॉपिक भी क्लियर हो गए हैं। अब हमारे पास इसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और इसकी PDF जैसे ही इसके 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं तो BJ एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।